नमस्कार, मैं हूं नवीन झा डेली न्यूज़ अपडेट से। दोस्तों, पिछले वीकली पंच के एपिसोड में मैंने बोला था कि अब से इसमें कोई डिले नहीं होगा और ये बिल्कुल टाइम से आ गया। तो अभी टाइम आ गया है मंडे। आज ये वीकली पंच का दूसरा एपिसोड वाले हैं, तो इसको आप लोग पूरा देखिएगा और देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली पंच का दूसरा एपिसोड मेरे यानी नवीन झा के साथ। इस हफ्ते का जो हफ्ता अभी ख़त्म हुआ है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो पूरे हफ्ते में से था वो था प्रधानमंत्री जी का कंटेंट क्रिएटर के साथ मंडपम में संवाद। इससे इम्पॉर्टेंट खबर कोई हो नहीं सकती इस हफ्ते में। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को, उन सब को इनविटेशन देकर मंडपम में बुलाया गया था। मंडपम के बारे में आपको पता ही होगा, जिसमें अभी G20 का समिट हुआ था। वहाँ पे सबको बुलाया गया और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो थे कंटेंट क्रिएटर्स, उनको प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार भी दिया गया। तो वो बहुत ही अद्भुत क्षण था। जो कंटेंट क्रिएटर थे उनके तो जहन में भी नहीं आया होगा कि ऐसा भी कभी प्रोग्राम हो सकता है जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद ही आकर उन लोगों से वार्तालाप करेंगे, संवाद करेंगे और उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको पुरस्कार भी देंगे। ये छोटा सा क्लिप, छोटा सा वीडियो जो हमने उनमें से काट के रखा हुआ है, कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग थे जिनको पुरस्कार देते हुए है क्लिप, तो उसको आपको देखना चाहिए। आप उनको देखिए, फिर मैं आगे 1 मिनट के लिए उसके ऊपर आप लोगों से थोड़ा बात करूँगा। ये देखिए आप लोग। हमारे आत्म थैंक यू राज। Through their insightful content and wide range of topics, they have raised awareness for New India. हमें ऐसा लगा कि भारत की जो इमेज बन रही है, जो छवि बन रही है, वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है, लेकिन भारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे नए भारत से रूबरू हो पाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है वो पूरी दुनिया के सामने लाए। इसीलिए अभी और ओहो बाबा, पैर नहीं। देखिए, बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। कहा जाता है one of the youngest spiritual orators. She shares stories and teachings from Bhagavad Gita and Ramayana in insightful manner. बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ। और मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या। क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं मतलब बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। काम्या जी बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड्स में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर 1 पर हो।
सम्मेलन को देखकर विपक्ष और उसके समर्थित मीडिया जो है उनको तो लगता है जैसे सांप सूंघ गया है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, ये क्या कर दिया मोदी जी ने। जो मीडिया है विपक्ष से समर्थित, उनका तो ये कहना है कि ये ग्रुप ऑफ गोदी मीडिया का समूह बन गया है। ये चुनाव में गोदी मीडिया बन के मोदी जी का प्रचार करने वाले हैं और विपक्ष को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। सही में ये जो इन्फ्लुएंसर हैं इनका समाज पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है और इसमें जो जिस एज ग्रुप को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स उसमें ज़्यादा हैं, तो उनको ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इस सम्मेलन के बाद, इस संवाद के बाद तो मोदी जी का प्रचार जम के करेंगे और विपक्ष और जो मीडिया है जो उनके समर्थित, उनके पास इनका कोई जवाब नहीं है। वो इनको गोदी मीडिया का समूह बता रहे हैं, जबकि आप लोग मेरा जो गोदी मीडिया के ऊपर जो सीरीज चल रहा है वो 3 एपिसोड ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। 4था एपिसोड इसी हफ्ते फिर आएगा। आप लोग उस 3 एपिसोड को ज़रूर देखिए जाके। उसमें मैं बता रहा हूँ कि गोदी मीडिया एक्चुअल में है कौन। ये जो विपक्ष समर्थित मीडिया है, जो दूसरे ग्रुप को गोदी मीडिया कह रहे हैं, एक्चुअल में वो गोदी मीडिया है। कैसे हैं ये मैं बता रहा हूँ हर एपिसोड में। आप लोग उसको जाके देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अभी ये जो सम्मेलन हुआ है ये मोदी जी के सपोर्ट में बहुत बड़ा इवेंट था। ये लोग जाके सही में मोदी जी के लिए काम करने वाले हैं, इंटेंशनली या ऐसे ही अपने मन से, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। जाएंगे तो इनके कंटेंट पे मोदी जी की छाप तो ज़रूर रहेगी और अभी जो इलेक्शन होने वाला है इसमें निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिलेगा मोदी जी को। तो नेचुरली विपक्ष को तो इससे परेशानी होगी ही होगी, लेकिन उनके जहन में ये आ भी नहीं सकता कि इस तरह का प्रोग्राम भी हो सकता है। इनके काट के लिए उनके पास कोई नहीं है। उनके पास तो न्याय यात्रा है और न्याय यात्रा तो सबसे फेल्ड यात्रा है। राहुल जी जहाँ जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं, उसी स्टेट में कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। तो इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए मोदी जी से बेहतर आदमी कोई नहीं हो सकता और वो चुनाव तक इसको जारी रखेंगे। देखिए आगे क्या होता है, जब चुनाव आता है तो इसका कितना इफेक्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है। आइए अब जो लिस्ट अनाउंस हुई है बीजेपी और कांग्रेस की, उसकी बात करते हैं। पहले बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी ने 195 कैंडिडेट की लिस्ट अनाउंस की है। उसमें और तो सब ठीक है, जिसमें उन्होंने मोदी की वाराणसी से सीट फिक्स है वो वहाँ से अनाउंस किया है, राजनाथ सिंह लखनऊ से, अमित शाह गांधीनगर से, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक सीट पे उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया और उसके लेके मीडिया में काफ़ी चर्चा होने लगी। वो सीट है नागपुर का, जहाँ से नितिन गडकरी जीत के आते हैं। तो नितिन गडकरी जो 4 नेता अगली पंक्ति में बैठते हैं उसमें नितिन गडकरी का नाम आता है, मोदी, राजनाथ और अमित शाह के साथ। लेकिन नितिन गडकरी का जो सीट है नागपुर, उसका सीट अनाउंस नहीं हुआ है। तो जैसे ही अनाउंस नहीं हुआ, मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई कि नितिन गडकरी को साइड लाइन किया जा रहा है, शायद नितिन गडकरी को टिकट नहीं दिया जाएगा, मंत्रिमंडल से नितिन गडकरी बाहर हो जाएंगे। क्योंकि गडकरी बीच बीच में कई सारे बयान ऐसे देते रहते हैं जो साल के पूरे 5 साल ये चर्चा चलते रहती है कि मोदी और नितिन गडकरी में पटरी नहीं बैठ रही है। नहीं अनाउंस करने का अलग भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में गठबंधन है और गठबंधन की सीटों का अभी डिक्लेरेशन हुआ नहीं है कि किसको कौन सी सीटें मिलेगी, तो शायद इसीलिए नहीं किया हो। लेकिन नहीं अनाउंस होने से कांग्रेस को कहने का मौका मिल गया कि नितिन गडकरी से खटपट चल रही है, उनका सीट अनाउंस नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे ने तो नितिन गडकरी को ऑफर ही दे दिया कि आप महाअघाड़ी में आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको मोदी साइड लाइन करने वाला है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब क्या पता है सेकंड लिस्ट आएगी तो गडकरी का नाम आएगा नहीं आएगा। मुझे तो लगता है कि श्योर ही आना ही चाहिए गडकरी को साइड लाइन करने का। भी मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब होगा, लेकिन जब तक महाराष्ट्र की सीट अनाउंस नहीं होती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी सीट आई कांग्रेस की। कांग्रेस ने सिर्फ 39 कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें तो केरला के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, आसाम के हैं और नॉर्थ ईस्ट वगैरह की सीटें हैं। तो उसमें राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे, ये अनाउंस हो गया, वो केरला में आता है। लेकिन राहुल गांधी की दूसरी सीट जो अमेठी है, जो पिछली बार वो हार चुके थे, तो क्या अमेठी से राहुल गांधी लड़ने वाले हैं या नहीं लड़ने वाले हैं, इसका कुछ नहीं हुआ।
दूसरी चीज़ है कि जो रायबरेली की सीट है जहाँ से सोनिया गांधी चुनी जाती थी, इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा के से चुन के आई है राजस्थान से, और उन्होंने रायबरेली की जनता से बहुत भावुक सा लेटर भी लिखा था कि हमारा रायबरेली से कितना अटैचमेंट है और परिवार का कोई सदस्य जो है वहाँ रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद प्रियंका गांधी को वहाँ से टिकट मिले, और जबकि अखिलेश यादव के साथ जो समाजवादी पार्टी है उसका कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, 17 सीटें यूपी में मिल चुकी है, तो वहाँ पे अमेठी और रायबरेली तो कम से कम अनाउंस हो ही जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इससे और भी ये खबर आग की तरफ फैल गई कि प्रियंका गांधी को भी वहाँ साइडलाइन किया जा रहा है। ये पहले से चल रही है कि जब महासचिव का नाम की घोषणा हुई थी कि कौन कौन महासचिव होंगे, तो प्रियंका गांधी का नाम आया था, लेकिन उनके नाम के आगे लिख दिया गया महासचिव विदाउट पोर्टफोलियो, कि महासचिव तो हैं लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इससे भी काफ़ी सवाल हुए थे। प्रियंका गांधी के जो खास थे आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो पार्टी से निकाल दिए गए हैं क्योंकि मोदी को उन्होंने कल्की धाम में शिलान्यास के लिए बुला लिया था, प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुला लिया था। तो अब ये चल रहा है कि परिवार के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। प्रियंका को सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, लड़ेगी नहीं लड़ेगी, क्या राहुल गांधी अमेठी से जाएंगे या अमेठी से नहीं जाएंगे, वायनाड से लड़ेंगे, ये कुछ कहा नहीं सकता, क्योंकि वायनाड भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि वहाँ से डी राजा की वाइफ जो डी राजा वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ में। तो और कौन सी सेफ सीट राहुल गांधी के लिए चुनती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो 39 सीट का ही अनाउंसमेंट हुआ है, बाकी जब और बाकी सीटों का अनाउंसमेंट होगा तब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन इन दोनों के लिस्ट के आने से ये खबर तो अभी थोड़े दिन चलेगी जब तक कि सबका अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है। तो जैसे जैसे अपडेट आता है मैं अगले प्रोग्राम में फिर वो लेके आप लोगों के सामने आऊँगा। आइए अब टीएमसी लिस्ट की बात करते हैं। वैसे तो ममता बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, स्ट्रगल कैसे किया जाता है ये कोई ममता से सीखे। 33 साल के सीपीएम गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने वाली ममता भी है। सड़क से संसद तक कैसे लड़ा जाता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण दीदी को ही कहा जा सकता है। पहली बार जब इलेक्शन लड़ी तो सोमनाथ चटर्जी, जिनको जाइंट कहा जाता था, उनको हराकर संसद पहुंची थी, इसलिए ममता बनर्जी को उस समय जाइंट किलर कहा गया था। कांग्रेस से अलग होके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई और अकेले दम पर पश्चिम बंगाल में तीसरी बार चुन के आई है। कोई पैंतरेबाजी, चुनावी पैंतरेबाजी क्या होती है ये ममता से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो 2021 में तीसरे टर्म में जब चुनी गई, उस समय इलेक्शन में आपने देखा होगा पैर में थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन उसको उसने कैसे भुनाया, खेला होबे का नारा देकर खेला कर गई। लेकिन धीरे धीरे ममता की ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। बीजेपी लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी हैं, उनका कोई भी बेस नहीं रह चुका है। ऐसे में बीजेपी को पूरा स्पेस मिल रहा है। भ्रष्टाचार के नए नए आयाम ममता को एकदम से सिकोड़ दिया है। अभी पार्थो चटर्जी के घर पे जो नोटों का जखीरा मिला था वो तो सबको आपको याद ही होगा, मीडिया में इतना छाया हुआ था। फिर अनुव्रत मंडल जो उनका राइट हैंड था वो भी पशु तस्करी में जेल में है, ईडी के कस्टडी में है। तीसरा जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था उसकी इंक्वायरी अलग चल रही है। इन सब ने ममता की जैसे जड़ें हिला दी है। मुस्लिम वोट पर निर्भर रहने वाली टीएमसी एनआरसी और सीएए का पुरजोर विरोध कर रही है, जबकि बीजेपी इसको लागू करेगी। बार बार अमित शाह ने खुलकर कहा है कि सीएए और एनआरसी तो लागू होगा ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में देखना है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है ममता बनर्जी का, उसको वो कैसे इंटैक्ट रख पाती है। अभी उनकी आज ही लिस्ट आई है जिसमें उन्होंने कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इसमें 3 जो उम्मीदवार हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो शत्रुघ्न सिन्हा, जिनको उन्होंने आसनसोल से रिपीट किया है। बाई इलेक्शन में शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल की थी, बीजेपी को हराया था, क्योंकि बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी के एमपी थे वो पार्टी छोड़ के तृणमूल में चले गए थे। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हीं ने रिपीट किया है। लेकिन दुर्गापुर से उन्होंने कीर्ति झा आज़ाद को कैंडिडेट बनाया है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो अधीर रंजन चौधरी है, जो बहरामपुर से चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने क्रिकेटर
यूसुफ पठान को उतारा है। यूसुफ पठान को उतार के उन्होंने इंडिया गठबंधन की जैसे धज्जियाँ उड़ा दी है। उनको बोलने को कुछ हो नहीं रहा है। अभी तक तो न्याय यात्रा में राहुल गांधी घूम रहे और कह रहे थे कि नहीं अभी तो इंडिया गठबंधन है, एक एक करके सारी पार्टियां छोड़ के जा रही थी, लेकिन फिर भी कह रहे थे कि नहीं इंडिया गठबंधन मजबूत है। लेकिन ममता ने ये एक उम्मीदवार उतार के उनके सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लिस्ट आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी कुछ कहने की पोजीशन में है नहीं। अभी देखना है कि कांग्रेस क्या करती है, अधीर रंजन को वहाँ से उतारती है या कुछ और ही फॉर्मूला अपनाती है। अधीर रंजन जो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ काफ़ी कुछ बोल रहे थे, पार्टी नहीं बोल रही थी लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने ममता की काफ़ी आलोचना की है। यहाँ तक कि उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी सिफारिश की थी कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इसलिए ममता ने उनको सबक सिखाने के लिए एक क्रिकेटर को उतार दिया है, जिससे अधीर रंजन का भविष्य अधर में लटक गया है। अभी देखना है कि इलेक्शन में होता क्या है। आइए अब हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में दोनों गठबंधन में काफ़ी टसल चल रहा है। आइए पहले हम एनडीए गठबंधन की बात करते हैं। जब तक नीतीश जी एनडीए में नहीं आए थे तब तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था। सभी जो अलायंस पार्टनर थे वो सभी खुश थे कि हमें सीटें मिल जाएगी, लेकिन नीतीश के आते ही सारा समीकरण खराब हो गया। चिराग पासवान का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। चिराग पासवान जो अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं, वो आस लगाए बैठे थे कि हमें 7 सीटें मिलेगी जैसे 19 में मिली थी, लेकिन अभी ये समीकरण गड़बड़ा गया है जब से नीतीश जी आए हैं। दूसरी बात क्या है कि वो हाजीपुर सीट से अपना दावा ठोक रहे हैं, क्यों, जबकि पशुपति पास जो उनके चाचा जी हैं वो वहाँ से दावा ठोक रहे हैं। अब किसको मिलेगी हाजीपुर सीट ये पता नहीं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टसल चल रहा है। इसके अलावा जो जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मुकेश सहनी हैं, इन सब का को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या होगा, ये सब डिपेंड करता है इसके ऊपर कि बीजेपी और जेडीयू अपनी अपनी सीटों कितनी सीटों पर तालमेल बिठाते हैं। जो बाकी सीटें बचेगी उनसे इन लोगों को मिलेगा। यही सिचुएशन देखकर चिराग को खुला ऑफर मिल रहा है आरजेडी से कि हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि चिराग पासवान का एक फिक्स्ड वोट बैंक है बिहार में जिस पे सबकी नज़रें हैं। इसलिए एनडीए भी उनको छोड़ना नहीं चाहती और आरजेडी जो इंडी गठबंधन के पार्टनर हैं वो भी उनको अपनी तरफ लाना चाहती है। अभी देखना है कि बीजेपी और जेडीयू में क्या सीट समीकरण बैठता है। अभी 1-2 दिन में कभी भी ये डिसीजन आ सकता है। अब आते हैं इंडिया गठबंधन पे। इंडिया गठबंधन के तो मेन जो साथी हैं वो आपको आरजेडी है। सभी कुछ आरजेडी के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके अलावा जो कांग्रेस है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो आरजेडी को एक भी सीट है बिहार में, न ही कांग्रेस को है। कांग्रेस को सर 1 सीट है, कम्युनिस्ट को एक भी सीट नहीं है, लेकिन वो लोग दावा तो ठोकेंगे कि हमें सीट चाहिए। आरजेडी कितना सीट देती है ये कुछ पता नहीं। जब तक नीतीश थे तब तक तो उनको सीट मिलने के चांसेस कम थे, लेकिन जब से नीतीश चले गए एनडीए में, कांग्रेस और कम्युनिस्ट में प्रेशर बढ़ाना चालू कर दिया है, अपनी सीटों की संख्या बढ़ा दी है। अभी देखते हैं कि क्या होता है, जबकि कांग्रेस का तो कुछ बेस बचा नहीं है, न ही कम्युनिस्ट जो है कुछ पर्टिकुलर एरिया में सिकुड़ के रह गए हैं, लेकिन प्रेशर बनाने में तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीछे नहीं रहती है। अभी देखना है, टसल चल रहा है इंडी गठबंधन और एनडीए में सीटों का क्या तालमेल बैठता है, उसके हिसाब से हम आपको अपडेट करेंगे। 5वीं और आखिरी खबर की बात करते हैं जो क्रिकेट से है। अभी इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ जो चल रही थी, तो क्रिकेट मैच के बिना तो ये पंच अधूरी रह जाएगी, इसलिए क्रिकेट की खबर बतानी ज़रूरी है। अब ये 5वां जो क्रिकेट टेस्ट मैच चल रहा था धर्मशाला में, 5वां और आखिरी टेस्ट मैच था, उसमें भारत ने इंग्लैंड को बुरी तरह से पराजित कर दिया। बुरी तरह से पराजित करने का मतलब कि 1 पारी और 64 रन से हार मिली। ऐसी जीत कभी कभी ही मिलती है, पारी से जीत लेना बहुत बड़ी बात होती है। हुआ यूँ कि धर्मशाला में कंडीशन तो इंग्लैंड के फेवरेबल था, जैसे इंग्लैंड में मौसम होता है वैसा ही मौसम मिला, लेकिन उसका वो फ़ायदा उठा नहीं पाए। मौसम के साथ साथ जब टॉस हुआ तो टॉस भी इंग्लैंड ने जीता, ये उनके फेवर में गया और टॉस जीत के उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया और वो सही डिसीजन था। इनके टॉस जीतने के फैसले को, जो बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, उसको उनके ओपनिंग बल्लेबाजों ने सही साबित भी किया,
एक अच्छी पार्टनरशिप ओपनिंग जोड़ी ने बनाई, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर एकदम से चरमरा गई। एक समय तो ऐसा हो गया था कि 168 पे 8 विकेट गिर गए थे। वो तो 9वीं विकेट की साझेदारी में काफ़ी रन बन गए तो 245 का स्कोर बन पाया, नहीं तो पौने 200 के अंदर ही ये लोग निपट जाते। खैर 245 रन बनाया इन्होंने। और जो हमारे स्पिनर हैं रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव, वो ऐसी मिस्ट्री बने हुए पूरे सीरीज़ में इनके लिए कि इनको खेलना इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इन दोनों ने मिलके ही पहली पारी में इनको निपटा दिया। जब दूसरी पारी मतलब भारत की पहली पारी शुरू हुई तो भारत के सभी बल्लेबाजों ने स्कोर बनाया, सब ने अपना अपना योगदान दिया, जिसमें 2 तो शतक ही लगाए। रोहित शर्मा ने शतक लगाया और शुभमन गिल ने शतक लगाया। इन दोनों ने तो ऐसे वनडे की याद दिला दी। रोहित शर्मा ने तो 3 छक्के लगाए, शुभमन गिल ने 5 छक्के लगाए। जो यशस्वी जायसवाल थे उन्होंने अर्धशतक बनाया, सरफराज खान ने अर्धशतक बनाया। फिर जो पड्डीकल था वो डेब्यू कर रहा था पहले मैच में, उसने भी अर्धशतक बना दिया और भारत ने एक विशाल स्कोर 477 रन खड़ा कर दिया। अब इतने विशाल स्कोर के बाद भारत को 259 रन की लीड मिल गई। तो 259 रन की लीड मिलने के बाद तो वैसे ही उसका जो इतना प्रेशर था, इतना भार था कि इंग्लिश टीम उस प्रेशर को झेल नहीं पाई, उसका भार उठा नहीं पाई। और जब दूसरी पारी शुरू हुई इंग्लैंड की तो पहले पारी से भी बुरी स्थिति हो गई। उस पूरी टीम 195 रन बना के आउट हो गई। रविचंद्रन अश्विन का 100वां मैच चल रहा था, उसमें उन्होंने 9 विकेट ले लिए दोनों पारी मिला के। और कुलदीप तो गजब ही मिस्ट्री है, उनकी तो बॉल उसको समझ में आती नहीं है। बेन स्टोक को तो जैसे बोल्ड किया है, वो तो देखते ही रह गए कि बॉल किधर से आई और किधर से आउट हो गए वो। तो इस तरह से 195 रन पे ऑल आउट हो गई इंग्लैंड की टीम और भारत को एक पारी और 64 रन से जीत मिल गई। ऐसी जीत कभी कभी भी मिलती है। इंग्लैंड ने जो बैज बॉल का हुआ खड़ा रखा था उसको तो इन भारतीय बल्लेबाजों ने धज्जियाँ उड़ा दी। और जो रोहित और शुभमन ने जो इस पारी में बैटिंग की है यहाँ पे धर्मशाला में, वो तो मुझे लगता है कि रात में सपने आएंगे उनके बॉलर्स को कि बैज बॉल क्या होता है, इन्होंने दिखा दिया। तो अभी देखते हैं, इंग्लैंड तो 4-1 से सीरीज हार कर 1-4 से सीरीज हार कर वापस इंग्लैंड चली जाएगी। अभी जो भारतीय टीम है ये इनके जो बल्लेबाज हैं, जो भी बॉलर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो अपने अपने आईपीएल की टीमों के साथ जुड़ जाएंगे। अभी आईपीएल 22 मार्च से शुरू होने वाला है। मैं आईपीएल के पल पल की खबर आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।